अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 6। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। तुम्हें बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है बुशरा। कामिर सुल्तान जिस कबील के लोग हैं, इनके लिए अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं होता और हमने तो इन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया है। अगले दिन फिर वो यूनिवर्सिटी में बुशरा के मुकाबले बैठे से समझा रहा था। वो दोनों इस वक्त कैफेटेरिया में बैठे थे और इनके सामने कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई थी। माज ने पहले बुशरा को कल मिलने वाली धमकी और सुल्तान की हरकत के बारे में आगाह किया, फिर इसे मशवरा देने लगा। क्या आप कल के वाक़या से डर गए हैं? इसके मशवरे के जवाब में बुशरा ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए इससे दरियाफ्त किया। डर माई फुट, मैं ऐसे ओछे लोगों से नहीं डरता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। इसके सवाल पर माज ने गोया बुरा मानकर इसे घूरा। आपकी फिक्रमंदी के लिए शुक्रिया माज साहिब, लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं ना तो इस किस्म के लोगों से डरती हूँ और ना ही इनकी परवाह करती हूँ। अगर मुझे इस तरह के लोगों से डरना है तो फिर मुझे इस फील्ड में नहीं रहना चाहिए जो मैंने अपने लिए मुंतखब की है। अभी तो सिर्फ आगाज़ है, अभी मेरी तालीम अधूरी है और मैंने बाकायदा तौर पर इस फील्ड को ज्वाइन नहीं किया। जब मैं फुल टाइम जॉब के तौर पर इस फील्ड में आऊँगी तो मसाइल और भी बढ़ जाएंगे। मुझे इन सारे मसाइल को जो यकीनन इससे बहुत बड़े बड़े होंगे फेस करना होगा और आप इब्तिदा में मुझे डरा रहे हैं। मैं तो इस मामले को अपनी ट्रेनिंग के एक हिस्से के तौर पर देख रही हूँ। बड़े लोगों का दबाव, मौत की धमकियाँ और इस तरह की दूसरी चीज़ें हमारी फील्ड का एक लाजमी हिस्सा हैं। अगर हम इन चीज़ों से डरने लगे तो काम कैसे करेंगे? अभी आपने खुद कहा कि ये ओछे लोग हैं और आपने इनसे नहीं डरते, तो फिर मुझे इनसे क्यों डराना चाहते हैं? क्या इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ? लेकिन आप मुझे कोई आम लड़की नहीं समझे। मैं गुलजार आसिम जैसे सहाफ़ी की बेटी हूँ जिनकी दयानतदारी और बहादुरी की दुनिया मिसाल देती है। मैं अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ और आप मुझे आगाज़ में ही डराने पर तुले हुए हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है माज साहिब कि जिन लोगों से आप खुद नहीं डरते इनसे मुझे डरा रहे हैं, और यकीनन इसलिए डरा रहे हैं कि मैं एक लड़की हूँ। लेकिन अब ज़माना बदल रहा है। अब लड़कियाँ पहले की तरह डरपोक और बेअमल नहीं रही। आज की औरत हर मैदान में खुद को मर्द के मुकाबले में मनवा रही है और मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, सिर्फ मुहतात रहने का मशवरा दे रहा हूँ। वो शायद औरत मर्द के हवाले से लंबी तकरीर करने का इरादा रखती थी, लेकिन माज ने दरमियान में इसकी बात काटकर इसी तकरीर को मजीद तूल देने से रोका। मुहतात रहने से आपकी क्या मुराद है? क्या आप चाहते हैं कि मैं एहतियात में मैं घर में छुप कर बैठ जाऊँ, यूनिवर्सिटी आना और अपने दीगर कामों से बाहर निकलना छोड़ दूँ, या अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और 4-6 गार्ड का बंदोबस्त कर लूँ? तो अर्ज़ है कि मेरे अजीज़ खाम खा के मेरे लिए इनमें से कुछ मुमकिन नहीं। अपनी तालीम और दीगर कामों के लिए मेरा घर से बाहर निकलना नागुज़ीर है। वैसे भी मेरे अंदर एक सिलानी रूह है और बाहर कोई काम ना भी हो तो मैं 2-3 दिन भी घर में बंद होकर नहीं बैठ सकती। एक जगह बंद होकर बैठने से मेरा दम घुटने लगता है। रही दूसरी एहतियाती तदाबीर की बात, तो आप बताएं कि हमारे जैसे आम लोगों को कौन बुलप्रूफ जैकेटें, गाड़ियाँ और गार्ड्स फराहम करता है? खुद हमारी तो सारा इंतज़ाम करने की औकात नहीं है और जो साहिब इख्तियार हैं इनके लिए हमारी जान इतनी कीमती नहीं है। फ़र्ज़ करें बाबा की नामवरी और शोहरत का कुछ काम दिखा दे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा एक बुलप्रूफ जैकेट का इंतज़ाम हो सकता है और इसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं देगा। आपको शायद इल्म हो कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में इस किस्म की नाकारा बुलप्रूफ जैकेटों का ढेर लगा हुआ है, जिनकी फराहमी पर पता नहीं किसने कितना माल बनाया है, और बेचारा गरीब सिपाही बदस्तूर अपनी जान हथेली पर लिए फिर रहा है। इस बार माज को तस्लीम करना पड़ा कि वो एक पैदाइशी मुकर्रर है और हर सूरत में तकरीर कर सकती है, इसलिए इसे इस काम से रोकने सिवाय हिमाकत के कुछ नहीं। चुनांचे इस बार इसने ऐसी कोशिश नहीं की। तो आप कह रहे थे कि मुझे मुहतात रहना चाहिए। अगर इस एहतियात पसंदी के झेल में आपके पास कोई तदबीर तरकीब हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं इस पर अमल करने की कोशिश करूंगी। माज को खामोश पाकर वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई और जिद करने वाले अंदाज में इससे पूछने लगी। मुस्कुराते हुए बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत लगती थी। पहली मुलाकात में माज ने ये बात नोट कर ली थी कि मुस्कुराहट इसके सारे वजूद को जगमगा देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शीशे के शोकेस में रखे हुए जड़ाऊ जेवरात रोशनी से जगमगा जाते हैं। इसकी मुस्कुराहट गोया कोई बड़ी सी मरकरी ट्यूबलाइट थी जो इसकी खूबसूरती को कुछ और उजागर कर देती थी। लेकिन इस वक्त तो बुशरा की मुस्कुराहट से थोड़ा सा झुंझुला गया और दोनों हाथ इसके सामने जोड़ते हुए बोला, माफ़ कर दो बीबी, मेरे अगले पिछलों की तौबा जो आइंदा मैंने तुमको ऐसा अहमकाना मशवरा देने की कोशिश की। ये तो गलत बात है। कोशिश तो इंसान को करते रहना चाहिए। जो लोग कोशिश नहीं करते वो कभी कामयाब नहीं होते। नासियाना लहजे में इससे बात कहते हुए वो बज़ाहिर बिल्कुल संजीदा थी, लेकिन मुस्कुराहट इसकी आंखों से छलकी पड़ रही थी और 2 कुमकुमे से थे जो इसकी आंखों में रोशन हो गए थे। माज बस इसकी तरफ देखता रह गया। इसने बुशरा से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां देखी थी और वो कोई गैर मामूली खूबसूरत लड़की नहीं थी, लेकिन इसकी मुस्कुराहट गैर मामूली थी और इस मुस्कुराहट के लिए माज के जहन में सिर्फ रोशनी का लफ्ज़ आता था। खामोश क्यों हो गए? शायद मेरी बातों का बुरा मान गए। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, वरना मुझे मालूम है कि आप बहुत खुलूस से एहतियात का मशवरा दे रहे थे।
अपने तौर पर मैं मुमकिन हद तक एहतियात करती भी हूँ। आपने मेरे पास पिस्टल तो देखा ही है, इसके अलावा मैंने थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाना भी सीखा हुआ है और ज़रूरत पड़ने पर अच्छे खासे आदमी को भी अंटागफील कर सकती हूँ। इसलिए आपसे यही कहूँगी कि मेरे लिए इतने ज़्यादा परेशान ना हो। अब वो सचमुच संजीदा हो चुकी थी। माज ने गहरी सांस ली और कोल्ड ड्रिंक का आखिरी घूंट पीकर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, अब मुझे इजाज़त दीजिए। वो वाकई समझ गया था कि जिन बातों को बुशरा ने अभी मजाक करार दिया था वही हकीकत थी। भला वो किस किस्म की एहतियात कर सकती थी। यहाँ तो हर शख्स जो मुआशरे में फैली गंदगी की तरफ इशारा करता था खतरे में था, और सितम यह था कि ऐसे कीमती लोगों का तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखने के बजाय इनकी हिफाजत के लिए सख्त इक़दाम किए जाते थे, जिनकी वजह से हर तरफ ये गंदगी फैली हुई थी। अरे अरे अरे, आपने तो कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गए। हालांकि अभी भी मैंने एहतियाती तदबीर के तौर पर यह फैसला किया कि अकेले जाने के बजाय आपसे लिफ्ट लूँ। मुझे ज़रा सोहराब गोट की तरफ जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने में खासा वक्त लग जाएगा। आप बाइक पर शॉर्टकट मारकर ज़रा जल्दी पहुँचा सकते हैं। अगर ज़्यादा जहमत ना हो तो इस गरीब बंदी के लिए ये तकलीफ़ उठा ले। माज को जाने के लिए पर तोलते देखकर वो जल्दी से जल्दी इससे दरख्वास्त करने लगी। गरीब बंदी की वो एफएक्स कहाँ है जिस पर वो अक्सर अपने सहेलियों को भी लाद लाद कर आती जाती दिखाई देती है। माज ने से घूरा। वो बुशरा से शनासाई के बाद कई बार इसकी ज़ाती गाड़ी में आता जाता देख चुका था। वो बेचारी सेकंड हैंड एफएक्स अक्सर बीमार होकर बगर्ज़ इलाज वर्कशॉप पर खड़ी रहती है और मुझे दोस्तों को लिफ्ट की जहमत देना पड़ती है। अब जबकि आप मेरे दोस्तों के हल्के में शामिल हो गए हैं तो आपको इस तरह की जहमतें उठाने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। इसने मज़े से माज को जवाब दिया तो इसको हथियार डालना ही पड़े। दोस्तों को मायूस करना इसकी फितरत नहीं थी और वो इससे दोस्ती की दावेदार थी। ज़रा देर बाद वो दोनों यूनिवर्सिटी से रवाना हो चुके थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने की सूरत में यूनिवर्सिटी से नीपा चौरंगी पहुंचकर राशिद मिन्हास रोड पर सफ़र करते हुए सोहराबकोट जाना पड़ना था और रास्ते तवील होने की वजह से ज़्यादा वक्त लगता था। बुशरा की फरमाइश पर माज ने एक शॉर्टकट इस्तेमाल करने का फैसला किया और वो लोग पुरौनक इलाके को छोड़ते बतदरीज वीराने की तरफ जाने लगे। बाय द वे, ये तुम्हें सोहराबकोट की समझ जाने की क्या सूझी? इस इलाके में तो अकेली ख़वातीन बहुत कम नजर आती हैं, तुम्हें वहाँ क्या काम है? वो ट्रैफिक के शोर से दूर हुए तो माज को इसे पूछने का ख्याल आया। एक असाइनमेंट के सिलसिले में जा रही हूँ। आप तो जान ही चुके हैं कि मैं जो भी लिखूँ पहले इसके बारे में अच्छी तरह तहकीक करती हूँ फिर लिखती हूँ। इसने चेहरे पर आ जाने वाली एक लट को कान के पीछे उड़सते हुए जवाब दिया। अब वहाँ किसने कब्जे की ज़मीन पर जालसाजी से हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है जो तुम वहाँ दौड़ पड़ी? माज के लहजे में खफीफ सा तंज था। वो खिलखिला कर हंस पड़ी और बुरा मनाए बगैर बोली, मैं कोई हर वक्त बिल्डर्स के पीछे थोड़ी पड़ी रहती हूँ। इस वक्त तो मैं एक नए असाइनमेंट पर काम कर रही हूँ। लोगों में बढ़ते मंशियात के इस्तेमाल पर तहकीक कर रही हूँ। मैं आजकल मुझे किसी ने सोहराबकोट की करीबी आबादी में किसी बंदे का रेफरेंस दिया था कि वो इस सिलसिले मुझे काफ़ी मालूमात फराहम कर सकता है, तो मैं इस वक्त इस बंदे से मिलने जा रही हूँ। तुम भी बड़ी अजीब लड़की हो। कुछ सीधा साधा काम तुम्हें सुझाई नहीं देता। ख़तरनाक मौज़ूआत का इंतखाब करती हो, फिर इस पर काम करने के लिए ख़तरनाक जगहों पर ख़तरनाक लोगों से मिलने भी चढ़ पड़ती हो। तुम इसी तरह सींग उठाकर भागती लोगों को टकरे मारती फिरोगी तो नौजवानी में शहीद साहबी का टाइटल हासिल हो जाएगा। अभी तो तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं हुई और तुम पार्ट टाइम साहबी हो। मुकम्मल साहबी बनने के बाद जाने क्या गुल खिलाती फिरोगी। इतने ख़तरनाक साहबी तो गुलजार आसिम साहिब भी नहीं होंगे। इसका मकसद जानकर माज इसके बारे में तबसरा करने लगा। ख़तरनाक तो वो भी हैं, लेकिन इनका मैदान सिर्फ मुझसे मुख्तलिफ है। वो ज़्यादातर सियासी तबसरे और तज्ज़िये करते हैं और बड़े लोगों की पोल पट्टियाँ खोलते हैं। मैं अवामी मसाइल और परेशानियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेती हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई धोखे से किसी की ज़मीन हथिया ले, किसी को घर के नाम पर मुतनाज़ जगह पर ऐसा मकान बनाकर दे दे कि जिसके छीन जाने और अपनी उम्र भर की कमाई डूब जाने का डर इंसान की सांसों को तंग करने लगे। किसी का बच्चा नशे का आदी बनकर माँ बाप के सारे ख्वाब चकनाचूर कर दे, या किसी को सिर्फ इसलिए गोली मार दी जाएगी इससे बहुत चाहत से ख़रीदा गया कीमती मोबाइल फ़ोन या अपनी प्यारी बाइक किसी लुटेरे के हवाले करने में मुज़ाहमत थी। हमारे लोगों पर बहुत जुल्म हो रहा है माज, और मैं कलम हाथ में पकड़ती हूँ तो खुद को इस जुल्म के खिलाफ लिखने से बाज नहीं रख पाती। मैं अपने हमवतनों के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, इंसानियत के लिए अपने दिल में बहुत दर्द और फिक्र रखती हूँ। इसलिए जब किसी नाजुक मौजू पर काम कर रही होती हूँ तो अपने लिए डरना, फिक्रमंद होना भूल जाती हूँ। फितरी तौर पर मुझे भी ज़िंदगी से प्यार है, लेकिन मैं समझती हूँ कि डर डर कर जीना तो ज़िंदगी को ज़ाया कर देने के मुतरादिफ है, और मुझे अपनी ज़िंदगी को ऐसे ज़ाया करना अच्छा नहीं लगता। मरना तो आदमी को एक दिन है ही, तो शहीद साहबत का टाइटल हासिल करने में क्या हर्ज है? हमारी भी तो दास्तान होगी दास्तानों में। इसने माज के तबसरे के जवाब में इतने जोश से दलाइल दिए कि वो खामोश हो गया। इसे अंदाजा था कि ये सब कहते बुशरा का चेहरा तमतमा रहा होगा। इसका जी चाहा कि उसके तमतमाते हुए सुर्ख चेहरे को देखे। पीछे मुड़कर देखना मुश्किल था। इसने अकबी आईने की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही इसकी नज़र एक सुर्ख शिराड पर पड़ गई। इस गाड़ी को इसे यूनिवर्सिटी रोड पर देखा था, लेकिन ट्रैफिक के रश में तवज्जो नहीं दी थी। फिर वो शॉर्टकट के लिए यूनिवर्सिटी रोड से दाएं जाने मुड़े थे।
तब भी इस गाड़ी की झलक नजर आई थी, लेकिन इसके दिल में यही ख्याल आया कि वो गाड़ी नज़दीकी आबादी में कहीं जा रही होगी, लेकिन वो यहाँ इस वीरान रास्ते पर भी इनके पीछे थी। गुमान किया जा सकता था कि शिराड वाले या वालों ने भी शॉर्टकट के लिए इस वीरान और कच्चे पक्के रास्ते का इंतखाब किया था, लेकिन जाने क्यों माज खटक सा गया और इसे खतरे की बूसी महसूस होने लगी। शायद ये गुज़श्ता यो मिलने वाली धमकी का असर था कि इससे वो गाड़ी मशकूक नजर आ रही थी। शक करने की वजह यह भी थी कि शिराड ने एक बार भी इनसे आगे निकलने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि बातों का आगाज होने पर मास ने खराब रास्ते पर अपना ध्यान बढ़ जाने के डर से रफ्तार थोड़ी सी हल्की कर दी थी और शिराड के ड्राइवर के पास मौका था कि वो इनसे आगे निकल जाता। इसने ऐसा नहीं किया था तो मास का शक करना बजा था कि शिराड इनके ताक़ुब में थी। इस शक की तस्दीक के लिए मास ने बाइक की रफ्तार काफ़ी कम कर ली। रद्दमल में शिराड की रफ्तार भी कम हो गई। इस रफ्तार पर जाने से बेहतर है कि हम पैदल चलना शुरू कर दें। इतनी कम रफ्तार हो जाने पर बुशरा ने जलकर राय दी, लेकिन इसकी तवज्जो बुशरा पर नहीं शिराड पर थी। इसके ग्लासेस टेंटेड थे, इसलिए वो जानने में कामयाब नहीं हो सका कि शिराड में कितने लोग सवार हैं। अलबत्ता ये बात इसने फौरन नोट कर ली थी कि शिराड का अगला बाएं जानिब की खिड़की का शीशा बतदरीज नीचे हो रहा है। फिर इसने इस खुली खिड़की से एक हाथ में दबा पिस्टल बरामद होते देखा। फौरी रद्दमल के तौर पर इसने बाइक की रफ्तार बढ़ाई और जोर से चीखा, बुशरा संभल कर बैठो। अगले लम्हे एक गोली सनसनाती हुई इनके करीब से गुजरी। इस दौरान में माज रफ्तार मजीद बढ़ा चुका था और इसकी बाइक गोली ही की रफ्तार से इस कच्चे पक्के रास्ते पर दौड़ती चली जा रही थी। रास्ता नाहमवार होने की वजह से इस रफ्तार पर बाइक बुरी तरह उछल रही थी। खुद को गिरने से बचाने के लिए बुशरा ने दोनों हाथों से मास को मजबूती से पकड़ रखा था। इससे पहले वो जरा तकल्लुफ से इसके और अपने दरमियान फासला रखते हुए बाएं हाथ से कैरियर पकड़कर बैठी हुई थी, लेकिन जब जान पर बनी हो तो इंसान इन सारी बातों को भूल जाता है। दो पहियों की ये सवारी वैसे ही खतरनाक समझी जाती है कि दूसरी सवारियों के मुकाबले में इसके हादसे से दो चार होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। और इस वक्त तो वो जिस रफ्तार से जिस तरह के रास्ते पर दौड़ रही थी, इस सूरत हाल ने और भी नाजुक बना दिया था। यह माज की मुहारत थी कि इसने ऐसी सूरत हाल में भी बाइक को बहुत अच्छी तरह संभाला हुआ था और वो किसी हादसे से बचे हुए थे। रफ्तार बढ़ने के बाद भी इन पर पीछे से मजीद 2 फायर हो चुके थे और गोलियां इनके दाएं बाएं से सनसनाती हुई गुजर गई थी। माज के रफ्तार बढ़ाने के बाद शिराड की रफ्तार में भी इजाफा हो गया था और वो दोनों गाड़ियों का दरमियानी फासला कम हो रहा था। अच्छी बात यह थी कि इन पर शिराड से मुसलसल और किसी बड़े हथियार से फायर नहीं किए जा रहे थे, वरना इस खुली जगह पर बच निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। अभी तक इन पर सिर्फ 3 फायर हुए थे और तीनों ही से वो महफूज रहे थे। शिराड वालों के पास यकीनी तौर पर पिस्टल ही वाहिद हथियार था और गोली की महदूद तादाद की वजह से वो मुसलसल फायर करने से गुरेज कर रहे थे। अब इनका जोर दरमियानी फासला कम करने पर था और मास की पूरी कोशिश के बावजूद ये फासला कम होता जा रहा था। इसे मालूम था कि वो लोग नज़दीक से ज़्यादा बेहतर निशाना लेकर फायर करने की पोजीशन में होंगे, इसलिए इसे अपने और बुशरा के बचाव के लिए कोई ना कोई तदबीर करनी पड़ेगी। हाथ पैर की लड़ाई की बात होती तो वो 3-4 बंदों से भी आसानी से निपट सकता था, लेकिन यह मामला आतिशी हथियार का था जिसकी बेरहमी के आगे बड़े बड़े जीदार की पेश नहीं चलती और चंद इंच की गोली 6-6.5 फीट के शाहजोर को भी लंबा लिटा देती है। रास्ते की नाहमवारी के बायस मास को रास्ते पर तवज्जो मरकूज रखनी पड़ रही थी कि कहीं बड़े बड़े पत्थर वगैरह से टकराकर बाइक अपना तवाज़ुन न खो बैठे। इसके बावजूद वो अपने बचाव के लिए अतराफ का भी जायजा ले रहा था। आगे दूर दूर बने चंद मकानात का सिलसिला शुरू हो चुका था। इन्हें इन मकानात में से किसी में पनाह मुयस्सर आ जाती तो शिराड वालों से बचाया जा सकता था, लेकिन इनके पास इतनी मोहलत नहीं थी कि वो किसी मकान के सामने रुककर इसका दरवाज़ा खुलवाते और फिर मकीनों से पनाह के लिए दरख्वास्त करते। इतनी देर में तो शिराड इनके सर पर पहुंच जाती और इनके लिए अपना बचाव नामुमकिन हो जाता। चुनांचे पहले 2 मकानात के सामने से वो अपनी बाइक आगे निकालता चला गया। तीसरा मकान बहुत बड़ा और आलीशान था। मकान की दीवारें बहुत ऊंची थी, जिन पर किया गया सुर्ख रंग मुगलिया तर्ज तामीर की याद दिला रहा था। दीवारों के साथ साथ तकरीबन 3 फीट चौड़ी क्यारियां बनी हुई थी, जिनमें मुख्तलिफ अक़साम के पौधे और बेलें लगी हुई थी। बेलें दीवार पर चढ़ी हुई थी और इन पर लगे मुख्तलिफ रंगों के फूलों की वजह से मकान की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया था। फिलहाल मास को मकान की खूबसूरती से क्या लेना देना था। वो मकान सिर्फ इस वजह से इसकी तवज्जो का मरकज़ जाना था कि इसके बड़े से स्याही गेट के दोनों पटों को खुलते हुए देख लिया था। गेट के दोनों पट बैक वक्त खुल रहे थे और दरमियान में इतना खला पैदा हो चुका था कि इसमें से बाइक आसानी से गुजर सकती थी। माज के पास मजीद सोचने समझने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए वो तूफानी रफ्तार में भागती अपनी बाइक को इस खला से गुजार कर अंदर घुसता चला गया। इसी पर शिराड से चौथा फायर हुआ और गोली आनी गेट से टकराकर उछट गई। गेट यकीनी तौर पर बहुत मजबूत था, चुनांचे जोरदार आवाज़ और फिजा में बहुत चंद चिंगारियों से छूटने के सिवा कुछ नहीं हुआ था। इस चौथे फायर के बाद शिराड वाले रुके नहीं और गाड़ी आगे भगाकर लेते चले गए थे। माज ने मकान के तवील ड्राइववे पर बाइक को रोककर पीछे मुड़कर देखा तो बड़ा सा गेट दोबारा तेजी से बंद हो रहा था। बंद होते हुए गेट से
वो भागती हुई शिराट की सिर्फ एक ही झलक देख सका। अगले ही लम्हे इसे इन 2 क्लाशनकोव बरदार अफराद की तरफ मुतवज्जो होना पड़ा, जिनकी आंखों और चेहरे के तासुरात खौफनाक थे, और उन अपनी क्लाशनकोव इस पर और बुशरा पर तान रखी थी। माज की तेज नजरों ने भी देख लिया था कि गेट खोलने और बंद करने के लिए इसके दोनों तरफ में कोई मौजूद नहीं था, और यकीनन गेट के साथ ही बने हुए गार्ड रूम से इसे खोलने का खुदकार इंतजाम मौजूद था। इनको घेरे में लेने वालों दोनों गार्ड भी इसी गार्ड रूम से निकलकर भागते हुए इनके करीब पहुंचे थे। देखते देखते इनकी तादाद 4 हो गई। नए आने वाले 2 में से एक इस पराडो से उतरा था, जिसका इंजन अभी तक स्टार्ट था और यकीनन जिसके बाहर निकलने के लिए गेट खोला जा रहा था। दूसरा गार्ड मकान की मरकजी इमारत के बाएं पहलू से नमूदार हुआ था। इसके हाथ में भी एक अदद क्लाशनकोव मौजूद थी। पराडो से बरामद होने वाला गार्ड अलबत्ता खाली हाथ था, लेकिन इसने बगली होलिस्टर पहन रखा था, जिसमें यकीनी तौर पर एक खतरनाक मशीन पिस्टल मौजूद था। खोजा, तुम कौन है और इधर क्या करने वास्ते आया है? गार्ड रूम से बरामद होने वाले गार्ड में से एक ने इनसे सवाल करने में पहल की, जबकि बाकी तीनों इस अंदाज में इनकी तरफ देख रहे थे कि जैसे इसकी हरकत ने बिल्कुल साबित निकल जाएंगे। सॉरी खान साहिब, हम किसी गलत नीयत से इस मकान में नहीं घुसे। एक्चुअली मसला ये था कि हमारे पीछे कुछ गुंडे लग गए थे और इनसे बचने के लिए हमें मजबूरन इस मकान में पनाह लेनी पड़ी। आपने देख लिया होगा कि वो हम पर फायरिंग कर रहे थे। अगर मेरा साथी अपनी बाइक इस मकान के अंदर लाने में कामयाब न हो पाता तो हम इन गुंडों की गोलियों का निशाना बन चुके होते। बुशरा, जो बाइक से उतरकर खड़ी हो चुकी थी, जल्दी जल्दी वजाहत देने लगी। माज ने इसका साथ देने की कोशिश नहीं की। इसे मालूम था कि इस तरह की सूरत हाल में किसी खातून का बात करना ज़्यादा सूदमंद साबित होता है। मुखातिब अगर मर्द हो तो ख़वातीन इन्हें किसी भी बात पर कायल या मुतासिर करने में खासी कामयाब रहती हैं। बुशरा की वजाहत के रद्दमल में इसने खुद को घेरे में लेने वाले अफराद के तनाव में वाज़ेह कमी आती हुई महसूस की। साथ ही साथ इसने यह भी नोट कर लिया कि पराडो से उतरकर आने वाले गार्ड ने बाकी गार्ड को हाथ की खफीफ से जुम्बिश से इशारा किया था कि और वो खुद तेजी से मुड़कर दोबारा पराडो की तरफ चला गया। माज ने खुद भी हल्की सी गर्दन मोड़कर उस तरफ देखा। रंगीन शीशों की वजह से वो अंदर सवार अफराद में से किसी को वाज़ेह तौर पर नहीं देख सका था, लेकिन इसे इस बात का एहसास था कि अंदर से इन्हें देखा जा रहा है। ये एहसास इससे अभी नहीं हुआ था, बाइक रोकने के बाद से ही वो इस बात को महसूस कर रहा था, लेकिन ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं थी। वो जिस अंदाज में इस मकान में दाखिल हुए थे, अंदर वालों को इनकी तरफ से मुतजस्सिस और मशकूक नज़रों से देखने का पूरा पूरा हक था, लेकिन फिर भी जाने क्यों इसे लग रहा था कि कोई इसे बहुत ख़ास नज़रों से देख रहा है। कौन? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। इसने देखा कि पराडो की तरफ जाने वाला गार्ड पिछले दरवाजे के पास जाकर रुका तो खिड़की का शीशा निस्फ से भी कम को नीचे खिसक गया। गार्ड बसद एहतराम अंदर मौजूद हस्ती से बात करने लगा। यकीनन वो अंदर मौजूद हस्ती को इन दोनों की यहाँ मौजूदगी के सबब से आगाह कर रहा था। बात मुकम्मल करके वो खामोश हुआ तो इसके अंदाज से जाहिर होने लगे अब वो तवज्जो से किसी की बात सुन रहा है। आधा मिनट से भी कम अरसे में इसने अपने सर को मुदबाना जुम्बश दी और दोबारा इनकी तरफ आने लगा। आप लोगों को मेरे साथ ड्राइंग रूम तक चलने की जहमत करना पड़ेगी। मुझे हुक्म मिला कि आपको एहतराम से अंदर बिठाऊं। इनके करीब पहुंचकर इसने मुहज़्ज़िबाना लहजे में इन तक पैगाम पहुंचाया। हुले से वो गाड़ी लगता था, लेकिन इसकी चाल ढाल और बातचीत में जो करीना था वो इसे अच्छा तालीम याफ्ता शख्स जाहिर कर रहा था। हमें यहीं से इजाज़त मिल जाती तो अच्छा होता। मेरी साथी को एक ज़रूरी काम से किसी जगह पहुंचना था और हमने वक़्त की बच के ख्याल से ही इस शॉर्टकट को इख्तियार किया था कि इस मुसीबत में पड़ गए। माज को अब यहाँ कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो मज़ीद यहाँ रुकने से गुरेज करने की कोशिश कर रहा था। अपने आप पर किसी की नज़रों का इर्तिकाज़ का एहसास सभी से हो रहा था, जिससे वो कुछ बेइत्मीनानी से महसूस कर रहा था। कोशिश होगी कि आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। असल में खान पैलेस की अपनी कुछ रवायात हैं और यहाँ इस बात को गवारा नहीं किया जाता कि घर आए मेहमानों को बगैर खातिर मदारत के रुखसत कर दिया जाए। इसके लहजे में इसरार था। माज इसकी बात सुनकर धीरे से हंस दिया और बोला, मेहमान कहाँ के जनाब, हम तो यूं ही बलाए नागहानी की तरह यहाँ टपक पड़े। हमारी खातिर मदारत तो किसी तौर आपके लिए लाजिम नहीं। मेहमान न से खुद को पनागज़ीनी समझ लीजिए। खान पैलेस की 4 दीवारी ने आपको पनाह दी है, तो अब किसी तौर ये मुमकिन नहीं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ का इत्मीनान किए बगैर आपको यहाँ से रवाना कर दिया जाए। फिल वक्त तो खदशा है कि कहीं वो गुंडे आगे किसी जगह पर आप लोगों के मुंतज़िर हों और फ़ौरन बाहर निकलने की सूरत में आप लोग ज़्यादा दोबारा मुसीबत में फंस जाए। बेहतर यही होगा कि आप लोग कुछ वक्त यहाँ गुजार कर रवाना हो। यहाँ से हमारे गार्ड्स भी आपको किसी महफूज मुकाम तक छोड़ा सकते हैं। असल में ये इलाका आम आबादी से कुछ हटकर है, इसलिए गुजरने वाले लोगों को बाज़-औक़ात परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ मौजूद चंद घरों के अफराद बहादुर भी हैं और सबने घरों पर हिफाजत का मुनासिब इंतजाम भी कर रखा है। इसे कराची जैसे बड़े और पुरशोर शहर में मज़े से पुरस्कून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नायब लहजे में बोलते हुए इसका पहम इसरार जारी था। लगता था कि ऊपर से पुरजोर हुक्म मिला है। माज ने कुछ बेबसी के आलम में मशवरा करने के अंदाज में बुशरा की तो देखा तो इसने बेपरवाही से शाने उचकाए और बोली, अगर ये हम जैसे बिन बुलाए मेहमान की मेज़बानी पर इतने मुसर हैं तो हमें इनकार करके इनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे भी इनके दलाइल में दम है।
میں خود بھی مناسب نہیں سمجھتی کہ ہم فوری طور پر باہر نکلے اور دھر لیے جائیں۔ ہمیں تو اتنی دیر یہاں رکنا چاہیے کہ وہ لوگ ہماری طرف سے مایوس ہو جائیں۔ آئیے اندر تشریف لیے چلیے۔ انہیں ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھنے کی دعوت دینے والے گارڈ نے بشرا کی رائے سنی تو ایک بار پھر مہذبانہ لہجے میں بولا۔ باقی گارڈ اس کے اشارے پر پہلے ہی وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ وہ معاذ اور بشرا کو اپنے رہنمائی میں مرکزی عمارت کے اندر ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ ڈرائنگ روم کی وسعت اور آرائش خیرہ کن تھی۔ فرش پر بچھے غالیچوں اور دیواروں پر موجود مینا کاری اور پیچی کاری کے نمونوں سے لے کر فرنیچر، شو پیسز اور پینٹنگز تک ہر شے گواہی دے رہی تھی کہ اس ڈرائنگ روم کی آرائش و زیبائش میں لاکھوں روپے خرچ کیے گئے ہوں گے۔ باہر سے دیکھنے پر بھی انہیں یہ مکان عالی شانی لگا تھا، لیکن اب اندازہ ہو رہا تھا کہ باہر سے جتنا نظر آ رہا تھا وہ اندر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنے قیمتی ساز و سامان کے ساتھ ایسے علاقے میں رہنے والے اگر محافظوں کی فوج کے ساتھ رہ رہے تھے تو ٹھیک ہی رہ رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، ظلم و جبر کے سامنے سینہ سپر نوجوان کی داستان جو غلط کاروں کے لیے غضبناک تھا، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔